Hello dear student, this is Sumit Arora, Assistant Professor Guru Nanak College of Pharmacy. Welcome you all in my channel Dr. Sumit Arora. Today we will discuss the pharmacognosy of aloe leaf. This aloe is very famous drug from cosmetic point of view. The aloe juice and gel preparations are there which are widely used for the preparation of cosmetics products. Let's start with aloe. This aloe is belong to the category of glycoside as a secondary metabolite, in which subclass is there called as anthraquinone. So this aloe belongs to the category of anthraquinone class of glycoside. Earlier we have also seen a drug that belongs to the anthraquinone class of glycoside, that is senna. So both senna and aloe belongs to the anthraquinone class of glycosides. Next is synonym. This aloe is commonly called as कुमारी और मुसब्बर और एलॉय, ये तीन सिनोनिम से इसको जाना जाता है. ये एंथ्राकिनोन क्लास का सेकंड ड्रग अपन यहाँ देख रहे हैं. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स. एज एलॉय इज वेरी फेमस एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, द जूस और जेल ऑफ एलॉय इज वाइडली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक कंपाउंड और प्रोडक्ट्स, राइट. So here we will see the aloe is nothing but the dried juice. That juice obtained from which part of the plant is leaf. So aloe is the dried juice obtained from the leaves of aloe barbadensis, और इसी को क्यूराको aloe बोलेंगे या aloe पेरी also called as सोकोट्रिन aloe और aloe फेरोक्स. यहाँ आपको एक बात ध्यान में बता दूं मैं आपको, अभी तक अपन ने देखे थे सारे प्लांट की एक ही स्पीसीज अपन ने पढ़े थे, जैसे फेरुला फोइटिडा है, फेरुला लुब्रिकालिस है, या अम्बेलिफेरे में फिनिकुलम वल्गर फैमिली में फेनल था या नाम में फेनल था. लेकिन एलोए ऐसा ड्रग है जिसमें आपको 3 से 4 वैरायटी याद रखना है आपको, ठीक है. तो इसलिए बायोलॉजिकल सोर्स में चारों वैरायटी के नाम आए हैं. फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो ड्राइड जूस है इसको आप लीफ से कलेक्ट कर रहे हैं. जो स्पीसीज के नाम है, पहला नाम है एलोए बार्बाडेंसिस, उसी को आपको बोलना है क्यूराकॉय अलोए, राइट. सेकंड है एलोए पेरी, उसी का नाम है सोकोट्रिन अलोए. और थर्ड है एलोए फेरोक्स, या इसी का हाइब्रिड बनता है एलोए अफ्रीकाना और एलोए स्पिक्टाटा के साथ में, उसको बोलते हैं केप अलोए. तो यहाँ 3 वैरायटी आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्यूराकॉय अलोए, दैट इज अलोए बार्बाडेंसिस. सेकंड इज सोकोट्रिन अलोए, दैट इज अलोए पेरी. एंड थर्ड इज द हाइब्रिड ऑफ एलोए अफ्रीकाना विथ एलोए स्पिक्टाटा नोन एज केप अलोए. और एक वैरायटी जो अपन केमिकल टेस्ट में आगे देखेंगे उसको बोलते हैं झंझीबर अलोए. तो ये 4 वैरायटी अलोए की जो बहुत फेमस है, ये बायोलॉजिकल सोर्स में इनका नाम आना ही चाहिए. नेक्स्ट है फैमिली, इट बिलोंग्स टू द फैमिली लिलियासी. अगेन आई रिपीट द बायोलॉजिकल सोर्स. aloe is the dried juice obtained from the leaves of aloe barbadensis or aloe peri or aloe ferox or this hybrid of aloe africana or aloe spictata. These 3 varieties are most commonly used variety for the isolation of the juice from their leaves. And finally it belongs to the family Liliaceae. Very next is cultivation, collection and preparations. एलोए के कल्टीवेशन के लिए रूट सकर्स जो है जनरली दे आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ propagation. The plant especially grow in a poor grade of soils and in dry climatic condition. Dry climatic condition is the major requirement for the cultivation of aloe. The root suckers that you have collected are planted in a row by keeping a distance of 50 cm apart. जैसे आप उसको फील्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं या नर्सरी बेड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें 2 रोज का जो डिफरेंस है वो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए. द वाटर लॉगिंग नियर द प्लांट शुड बी अवॉइडेड. मतलब वाटर लॉगिंग जो है ये प्लांट के आसपास जो है नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी प्रिवेंटेड. द रूट डज नॉट पेनिट्रेट मच इनसाइड द सॉइल. ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रूट जो है ज़्यादा डीप सॉइल के अंदर नहीं जाते. फॉर द पर्पज ऑफ मैन्यूअर अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक कंपोस्ट आर यूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिक्वायर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द aloe leaf or aloe plant part, you have to add a manure. So here the mixture of NPK, that is nitrogen, potassium and phosphorus are often used, or organic compost can be used in the form of manures, right. The leaves are cut in the first instance in the second year of plantation or cultivation. The drug is obtained from the leaves for 12 years. मतलब first you have to grow the leaf. The leaf is growing sufficiently in the second year of cultivation. A cut can be given on the leaf on the base portion so that the juice can easily exude out or the comes out. And from the same plant you can able to collect the leaf for around 12 years. मतलब एक बार आपने प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो कर दिया तो 12 years तक आप प्लांट से उससे जूस को कलेक्ट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं.
After 12 years the plant is completely harvested by uprooting. मतलब once you have collected the juice for 12 years, after 12 years the roots are uprooted or the plant is completely harvested and the land is again worked for replantation of the alloy. So this is the advantage. Once you grow the plant, the juice or you will have the juice for around 12 years, right? So during the collection of the leaves, the cut, this is very important point I have written in blue lines. During the collection of leaves, the cut is given on the leaves near the base. आपको जो कट देना है जूस कलेक्ट करने के लिए वो नियर द बेस देना है, बिकॉज यूर द जूस इज लोकेटेड इन द पैरेन्काइमेटा सेल्स ऑफ पेरिसाइकल फाइबर और पेरिसाइक्लिक रीजन. So due to pressure exerted by the mucilage cells that we will discuss in microscopy also, the cut is given near the base and the juice is present in the parenchymatous cells of pericyclic region. ये आपको entrance point of view याद रखना है. The alloy juice is present in which part of the plant or which cells of the TS. तो आपको बताना it is present in the parenchymatous cells of the पेरिसाइक्लिक रीजन. अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स याद नहीं होता लेकिन पेरिसाइकल वर्ड याद रखना है कि पेरिसाइक्लिक पोर्शन contain the alloy juice from which it is easily exuded out if the cut is given near the base of the leaf. तो वहाँ पे जो म्यूसिलस सेल्स रहते हैं वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते तो जूस आपका आसानी से जो है वो पूरा का पूरा निकल जाता है. एंड अ सिंगल इंसिजन इज सफिशिएंट टू कलेक्ट और टू ड्रॉ आउट ऑल द जूस फ्रॉम द एंटायर सिस्टम ऑफ द पेरिसाइक्लिक सेल्स. दिस इज ऑल अबाउट कल्टिवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. दो तीन बात यहाँ याद रखोगे जो मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है. द प्लांट ग्रोज इन पुअर ग्रेड ऑफ सॉइल in dry climatic conditions. For the purpose of manure you can add NPK as a manure. A single cut is sufficient to exude out all the juice. The cut is given near the base. The juice is present in the parenchymatous cells of the pericyclic fibers and the leaf can be grow for 12 years. After 12 years the plant is harvested again for replantation of alloy. इसी को फ्लोर चार्ट फॉर्म में देख सकते हैं शॉर्ट में. The propagation is done by root suckers by keeping a distance of 50 centimeter. The manure in the form of NPK can be added. The succulent leaves are cut at the base. The juice from the parenchymatous pericycle cells are exuded out and juice is collected. You can maintain this young leaves for 12 years. This is the advantage of alloy. This is all about cultivation and collection. Next is microscopy. जैसे एक लीफ की माइक्रोस्कोपिक अपने टीएस देखे इसके पहले ऐसे ही इसमें है द आउटर मोस्ट लेयर इज नथिंग बट द क्यूटिकल और द वैक्सी क्यूटिकल फॉलोड बाय द एपिडर्मल सेल्स फॉलोड बाय द पैलिसेड सेल्स. यहाँ एक बात बता दूँ आपको, द क्यूटिकल, एपिडर्मल सेल्स और उसके बाद में पैलिसेड सेल के नीचे रहता है पैरेन्काइमेटस सेल्स. दिस पोर्शन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफन कंटेन द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट. हियर यू हैव टू रिमेंबर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट. इट इज नीडल शेप. सो द पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ एलॉय लीफ contain needle shaped crystals of calcium oxalate. Below that it shows the presence of pericycle cells. Here the aliotic fluid is present and this aliotic fluid contains the juice. So this aliotic fluid or the juice is responsible for the secretion of the juice from the leaves portion, right? ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किए. इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे म्यूसिलेजस पैरेन्काइमा है. जब कभी भी कट यहाँ पे दिया जाता है ये म्यूसिलेजस पैरेन्काइमा जो है इस एलियोटिक सेल्स पे या एलियोटिक फ्लूइड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिससे ये पेरिसाइक्लिक पोर्शन से ल्यूज जो है वो आसानी से बाहर आ जाता है. इस तरीके से इसको आप याद रखोगे. अगेन आई रिपीट, इन माइक्रोस्कोपी इट शोज द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल्स फॉलोड बाय एपिडर्मल सेल्स फॉलोड बाय पैलिसेड सेल्स. Below the palisade cells, the parenchymatous cells are there, which shows the presence of needle-shaped crystals of calcium oxalate. At the center, it shows the presence of pericyclic region, which contain a juice or the cell that is in the form of aliotic fluid. ये aliotic fluid के अंदर में ही जेल प्रेजेंट रहता है जिसको एलोजेल बोलते हैं, जो येलो कलर का सिक्रेशंस हो सकता है. इसके नीचे आप देखोगे तो म्यूसिलेजिनस पैरेन्काइमा होता है. Whenever the cut is given at the base, this mucilaginous parenchymatous cells exert pressure on the pericyclic walls from which the juice easily exudes out and single incision is sufficient. So in this way you can remember the microscopy of alloy. इसी के डिस्क्रिप्शन में फिर से अपन देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीव्स शोज द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल फॉलोड बाय एपिडर्मिस, पैलिसेड सेल्स एंड म्यूसिलेजिनस पैरेन्काइमेटस सेल्स. यहाँ जो मैंने ब्लू लाइन में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनसाइड द पेरिसाइकल्स फ्यू लार्ज इलोंगेटेड thin wall aliotic cells are located. जो अपन ने फिगर में देखे, दिस aliotic cells
कंटेन द विस्कस येलो जूस कॉल्ड एज एलोए जूस और एलोए जेल, उसको पहचान गए, आप उसके नाम से याद रख सकते हो। फाइनली द लीव्स आर सेसाइज, व्हेन द कट आर गिवन एट द बेस द जूस flows down and it is collected. Few needle shaped calcium oxide crystals are present in the parenchymatous region. This is the description of microscopy. Next is chemical constituent. This is very important from entrance point of view, because in anthraquinone glycoside there are two different glycosides are present, O glycoside as well as C glycoside. So our drug aloe belongs to the C glycoside category of anthraquinone glycoside. जो अपन ने पहले ड्रग देखे थे सेना, वो O ग्लाइकोसाइड को बिलोंग करता था, जिसके लिए मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट यूज नहीं करते थे, उसके लिए प्लेन टेस्ट किए थे अपन ने बॉन्ड ट्रैकर। यही सी ग्लाइकोसाइड बिलोंग करता है और सी ग्लाइकोसाइड के लिए जो टेस्ट की जाती है वो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट होती है, जो आगे अपन देखने वाले। तो यहाँ आप पहली लाइन याद रखोगे, दिस एलॉय कंटेन द सी ग्लाइकोसाइड एंड द रेजिन, द मेजर ग्लाइकोसाइड फ्रॉम सी ग्लाइकोसाइड इट इज कॉल्ड एज एलॉइन। So the major constituent is aloin. It contains 70% of anhydrous barbaloin. ये दो नाम याद रखोगे। The major compound crystalline in nature called as aloin, उसी को कहा गया है 70% anhydrous barbaloin, उसके अंदर रहते हैं 70% क्रिस्टलाइन अनहाइड्रस बार्बोलाइन। जब ये बार्बोलाइन को आप 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एमरफस फॉर्म में, उसको नाम दिया गया है बीटा बार्बोलाइन। So here you can remember it contains the C glycoside. The major constituent is in the form of aloin. It also contains 70% of anhydrous crystalline barbaloin. When this barbaloin is heated or on heating at 160 degrees Celsius, it is converted to the amorphous form. That amorphous form is called as beta barbaloin. While chemically this barbaloin is nothing but the C glycoside, it is a 10 ग्लूकोपायरोनोसिल डेरिवेटिव ऑफ एलॉय एमोडिन एंथ्रोन। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको सेंटेंस याद रखना है कि जो व्हाट इज बार्बोलाइन, केमिकली द बार्बोलाइन इज 10 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोपायरोनोसिल डेरिवेटिव ऑफ एलॉय इमोडिन एंथ्रोन। ये एलॉय इमोडिन जो है ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो इस तरीके से आप बार्बोलाइन, बीटा बार्बोलाइन, क्रिस्टलाइन बार्बोलाइन क्या है याद रख सकते हैं। अदर देन दिस द प्लांट ऑल्सो कंटेन द एलियोटिक एसिड, होमोअलोइन, एलियोजोन, क्राइसोफेनिक एसिड, क्राइसोमिनिक एसिड, कैलेक्टोयूरोनिक एसिड, कोलिन, सैपोनिन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा। दीज आर द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट अदर देन अलोइन विच आर प्रेजेंट इन दी एलॉय। तो इस तरीके से आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है केमिकल टेस्ट। दिस केमिकल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एट द सेम टाइम दिस केमिकल टेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग डिप्लोमा। दे ऑफन आस्क केमिकल टेस्ट फॉर 12 मार्क इफ यू आर डूइंग डिप्लोमा। तो यहाँ केमिकल टेस्ट बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आती है जनरल टेस्ट, उसके बाद में आएंगे स्पेसिफिक टेस्ट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे की गई है। जनरल टेस्ट ये सभी एलॉय के लिए आपको करना है। इसमें आपको क्या करना है, 1 ग्राम एलॉय पाउडर लेना है, उसको 10 ml वाटर में डिजोल्व करना है। इससे आपका एक्वस एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करने के लिए फिल्टरेट लगता है, उसका नाम है किसलगर। ये जो फिल्टरेट आपका तैयार होगा इसको आपको यूज़ करना है जनरल टेस्ट के लिए, राइट। So for this test you require 1 gram of alloy powder dissolved in 10 ml of water. Filter it with the help of Kieselguhr, that is filtrate Kieselguhr, which enhances the rate of filtration. The filtrate is used for bromine test and SCO-Entente reactions. तो दो टेस्ट का नाम यहाँ पे आपको आया है, एक ब्रोमीन टेस्ट, दूसरा है SCO-Entente reaction, उसी को बोरैक्स टेस्ट कहते हैं। तो ये दोनों नाम बी से याद रखोगे आप, ब्रोमीन टेस्ट एंड बोरैक्स टेस्ट। These are the general tests performed for the identification of alloy, right? First is bromine test. इसमें आपको क्या करना है, ब्रोमीन का सॉल्यूशन लेना है और जो फिल्ट्रेट आपने ऊपर तैयार किए हैं 1 ग्राम पाउडर डाल के, वो फिल्ट्रेट में आपको ब्रोमीन सॉल्यूशन ऐड करना है। यू विल हैव द पेल येलो पीपीटी ऑफ टेट्रा ब्रोमोलिन। आपका एक ब्रोमीन का सॉल्ट बनेगा, उसका नाम है टेट्रा ब्रोमोलिन, जो पेल येलो पीपीटी होता है। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट आइडेंटिफाइड एज अ ब्रोमीन टेस्ट इन विच यू विल हैव द पेल yellow ppt of tetrabromolin, right? Second test is called as SCO-Entente reaction or borax test. इसमें आपको फ्लोरेसेंस दिखता है। What you have to do, you have to take the borax and add in filtrate. Shake the solution until the complete borax dissolve in the solutions. यानी बोरैक्स लेंगे, फिल्ट्रेट में ऐड करेंगे, उसको शेक करेंगे ताकि बोरैक्स जो है वो आसानी से डिजोल्व हो जाए। After the dissolution of borax in the solution, add 1 to 2 drops in a test tube containing water. मतलब means you have to transfer this borax or filtrate in a
test tube which already contain 1 to 2 drops of water. After adding this borax solution in that test tube, you will have the green fluorescence. So this both bromine test and borax test considered as a general test for the identification of alloy. इसके बाद में जो आती है उसको बोलते हैं स्पेशल टेस्ट और स्पेसिफिक टेस्ट. These tests are basically meant for the differentiation of different species of alloy that we have already discussed in the biological source. There are 4 varieties of alloy: Curacoa alloy, Cape alloy, Socotin alloy and Zanzibar alloy. ये चारों alloy को differentiate करने के लिए ये टेस्ट रखी गई है, बनाई गई है. उसमें पहली टेस्ट आती है nitrous acid test. Remember this name, nitrous acid. What you have to do, you have to take the crystals of sodium nitride and a small quantity of acetic acid. When these two solution or these two substance, that is sodium nitride and small quantity of acetic acid added to the aqueous solution of the alloy, you will have the observations, right? सोडियम नाइट्राइड लेंगे आप, एसिटिक एसिड, और दोनों को मिक्स करेंगे एलॉय के एक्वस सॉल्यूशन में. अगर आपका सब्सटेंस जो है या आपकी स्पीसीज जो है वो Curacoa alloy है, then you will have the sharp pink color or the carmine color. If your variety is of Cape alloy, then you will have the faint pink color. While other two varieties, that is Socotin alloy and Zanzibar alloy, you will have no change in the color. इस तरीके से नाइट्रस एसिड टेस्ट से आप 4 वैरायटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपको शार्प पिंक टू कार्मिन कलर मिलता है तो योर सब्सटेंस और योर स्पीसीज इज Curacoa alloy. इफ यू विल हैव द फेंट पिंक कलर देन द स्पीसीज इज ऑफ Cape alloy. और जो दोनों स्पीसीज है उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं मिलेगा. यूनिक थिंग इज दैट दिस नाइट्रस एसिड टेस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ आइसोबार्बोलाइन. ये नाम याद रखोगे, क्वेश्चन आ सकता है आपको एंट्रेंस में. द नाइट्रस एसिड टेस्ट इज बिकॉज ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंट. टू रिमेंबर दिस नेम, आइसोबार्बोलाइन इज द सब्सटेंस और द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नाइट्रस एसिड टेस्ट. इस तरीके से आप ये चारों स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर रिएक्शन. सेकंड टेस्ट आती है, उसका नाम है नाइट्रिक एसिड टेस्ट. फर्स्ट जो थी नाइट्रस था, सेकंड जो है उसका नाम है नाइट्रिक एसिड टेस्ट. Here in this test you can directly apply the nitric acid to the drug or the aqueous solution of the drug. Again you will have the different observations. स्टार्टिंग में अपन ने देखे थे सोडियम नाइट्राइट लेना है, उसके साथ में एसिटिक एसिड ऐड करना है और एक्वस सॉल्यूशन अलॉय के साथ रिएक्ट करना है. पिंक कलर दिखता है. यहाँ जो बात करें, सिर्फ आपको नाइट्रिक एसिड लेना है और डायरेक्टली उसको एलॉय के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या उसके एक्वस सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे. आपके ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरीके से रहेंगे. Curacoa alloy है तो वो रहेगा आपका डीप ब्राउनिश रेड कलर. वहाँ पिंक था, यहाँ रेड की तरफ बढ़ रहे हैं अपन. Curacoa alloy shows the presence of deep brownish red color. If your variety is of Cape alloy, then you will have the brownish color changing towards green. Remember the colors. Socotin alloy में आपका पेल ब्राउनिश येलो कलर आएगा और Zanzibar alloy में आपका येलोइश ब्राउन कलर आएगा. आपको ये स्पीशीज के साथ में इसके कलर याद रखना बहुत आवश्यक है. इंट्रेंस में आपको पूछ सकते हैं कि चारों वेराइटी में कौन से कलर्स मिलते हैं. यहाँ जो है नाइट्रिक एसिड टेस्ट में आपको सारे कलर जो है डार्क की तरफ मिलेंगे. इनिशियली डीप ब्राउनिश रेड कलर. इन केस ऑफ Cape alloy ब्राउनिश कलर चेंजिंग टू ग्रीन कलर. इन केस ऑफ Socotin alloy पेल ब्राउनिश येलो कलर विल बी देयर. इन केस ऑफ Zanzibar alloy येलोइश ब्राउन कलर इज देयर. थर्ड टेस्ट जो आती है, जो स्पेशल टेस्ट है या स्पेसिफिक टेस्ट है, उसका नाम है क्यूप्रोलाइन टेस्ट. इसको ही क्लंग्ड आइसोबार्बोलाइन टेस्ट कहा जाता है. ये दोनों नाम याद रखोगे, क्लंग टेस्ट कहेंगे या उसी को क्यूप्रोलाइन टेस्ट करेंगे. ये क्यूप्रोलाइन वर्ड से याद रखोगे कि इस टेस्ट में आपको लगता है कॉपर सल्फेट. ये Cu और Cu जो है इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, राइट. सो व्हेन अ ड्रॉप ऑफ सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ 90% अल्कोहल. यहाँ 3 चीज़ें लग रही है आपको. फर्स्ट, सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ 90% अल्कोहल. मतलब 90% अल्कोहल में आपको कॉपर सल्फेट डालना है सैचुरेटेड करने तक और सोडियम क्लोराइड ऐड करना है. ये तीनों सॉल्यूशन को आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अलॉय के साथ मिक्स करेंगे तो आपको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे. इस टेस्ट को कहते हैं क्यूप्रोलाइन टेस्ट और क्लंग टेस्ट. If your Curacoa alloy is there, it will show the wine red color persisting for around 4 hours. In case of Cape alloy, it is faint in coloration, rapidly changing to yellow. Right? In case of Socotin alloy and Zanzibar alloy, you will have no change in the color. तो पहली जो टेस्ट है नाइट्रस एसिड टेस्ट, उसमें भी दोनों वेराइटी जो आखिरी की है Socotin alloy और Zanzibar alloy, इसमें नो चेंज इन कलर है. यहाँ पे फर्स्ट में आप देखोगे Curacoa alloy में वाइन रेड कलर रहेगा और जो डार्क रहेगा और 4 घंटे तक रहेगा. उसके बाद में फेंट कलरेशन होगा.
तो ये क्यूप्रोलाइन टेस्ट में और नाइट्रस एसिड टेस्ट में जो पहले टेस्ट है उसके ऑब्जर्वेशन सेम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी शार्प पिंक है और फेंट पिंक है, देन नो चेंज है, नो चेंज है। हियर ऑल्सो द वाइन रेड कलर विच इज डार्क एंड परसिस्ट फॉर 4 आवर, देन फेंट कलरेशन एंड फाइनली नो कलर एंड नो कलर। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। जिस तरीके से आपने नाम याद रखे उस तरीके से उसके आप इंग्रेडिएंट जो केमिकल टेस्ट में लगने वाले उस तरीके से ही आप कलर में भी चेंजेस याद रख सकते हैं। दिस इज द इजिएस्ट वे आई एम टेलिंग यू हाउ टू रिमेंबर द टेस्ट फॉर एलॉय आइडेंटिफिकेशन। लास्ट टेस्ट आती है, उसका नाम है मॉडिफाइड एंथ्राक्विनोन टेस्ट, दैट इज मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट कहते हैं इसको। पहले अपन ने जो बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट देखे थे वो सेना के लिए देखे थे बिकॉज इट कंटेन द ओ ग्लाइकोसाइड एंड मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट शुड नॉट बी देयर फॉर ओ ग्लाइकोसाइड। ओ ग्लाइकोसाइड के लिए सिर्फ बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट यूज करते हैं, ये डिफरेंस यहाँ याद रखोगे आप। और सी ग्लाइकोसाइड के लिए जो टेस्ट की जाती है उसका नाम है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, मतलब उसी बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट को मॉडिफाई किया गया है। कैसे किया गया वो अभी अपन देखेंगे। Here the aqueous solution of the alloy are treated with FeCl3 solution and dilute HCl to bring about oxidative hydrolysis of alloy imodine। डिफरेंस यही है, पहले टेस्ट में अपन ने देखे थे बॉन्ड ट्रैगर में, उसमें आपको सिर्फ एसिड के साथ ट्रीट करना है और हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ अपन ट्रीट कर रहे हैं दो रिएजेंट के साथ, वन इज FeCl3 एंड सेकंड इज एसिड टू ब्रिंग आउट द ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देयर वी आर डूइंग ओनली हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ acid only. Here we are adding two ingredient or two substance, that is FeCl3 followed by HCl to bring out the oxidative hydrolysis of alloy imidine, right? तो वहाँ hydrolysis है, यहाँ oxidative hydrolysis है। After that the remaining procedure are same as that of bond trigger test. After setting the free form of anthraquinone, you have to collect it in a non-polar solvent, that is carbon tetrachloride or ether. Finally, the organic layer is separated and shaken with equal amount of ammonia. The ammonical layer shows the presence of rose pink or cherry red color, which indicate the presence of C glycoside. Remaining टेस्ट दोनों में सेम रहेंगी, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का फर्क है, यहाँ आपको FeCl3 ऐड करना है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। एक बार आपका एलॉय इमोडिन सेपरेट हो गया, उसको आपको ऑर्गेनिक लेयर में सेपरेट करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। वो ऑर्गेनिक लेयर में इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया डालने पर अमोनिकल लेयर में अगर पिंक कलर आता है, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सी ग्लाइकोसाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल टेस्ट ऑफ एलॉय। नेक्स्ट आता है यूजेस। तो यूजेस में एलॉय के यूज जो है जो सेना के समान है, बिकॉज दे बोथ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, दे बोथ आर परगेटिव इन नेचर। Other than these, alloy is used in cosmetic and herbal preparations. Alloy juice, alloy gels are already available in the market. Third point, it has used anti-inflammatory actions due to salicylates which are present. Salicylic acid अपन ने देखे थे कि एलॉइन के अलावा इसमें salicylic acid भी है, and salicylic acid is the precursor required for aspirin synthesis, right? तो ये salicylic acid होने की वजह से इसकी anti-inflammatory action भी होती है। Other than that, it is used in itching और pain. The alloy is also having the anti-wrinkle properties. Anti-wrinkle creams में एलॉय का कंटेंट आपने देखे होंगे मार्केट में, बहुत सारे एलॉय की anti-wrinkle creams are also available, right? Next is alloy is also used in as an ingredient for the formation of compound benzoin tincture, which is also called as Friar's balsam. एक बेंजोइन जो रेजिन्स कंपाउंड है उसका टिंचर बनता है, उसमें भी एलॉय आप यूज कर सकते हो। उस फेमस फॉर्मुलेशन का नाम है फ्रायर्स बाल्सम। तो these are the multiple beneficial use of alloy that you have to remember. लास्ट पोर्शन इसका आता है, उसका नाम है एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट जो है, इसमें दो एडल्ट्रेंट आप याद रखोगे। फर्स्ट नाम एडल्ट्रेंट का याद रखोगे नेटल अलॉय। दिस नेम ऑफ द एडल्ट्रेंट इज नेटल अलॉय। इट कंटेन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एज नेटलॉइन, होमोनेटलॉइन, और रेजिन जो इसमें रहता है वो अटैच रहता है नेटलो रेजिनोटेनॉल्स, राइट? So it contains three major constituents based on their initial name नेटल। तो नेटल अलॉय में ingredient जो है उसका नाम है नेटलॉइन, होमोनेटलॉइन एंड नेटलो रेजिनोटेनॉल। दीज आर द थ्री इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट जो एलॉय का एडल्ट्रेंट है उसका नाम है मैचो अलॉय। ये मैचो अलॉय का आइडेंटिफिकेशन ऐसा है कि ये ब्रिटल रहता है, ब्लैक और ग्लासी अलॉय रहेगा विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एज कम्पेयर टू अवर ओरिजिनल अलॉय। दीज आर द टू मेजर एडल्ट्रेंट विच आर ऑफन यूज्ड टू एडल्ट्रेट द ओरिजिनल अलॉय। लास्ट पॉइंट है एलॉय गेट ऑल्सो एडल्टेड विद द ब्लैक कैटेचू। द अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ एलॉय अंडर यूवी लाइट शोज डीप ब्राउन कलर वाइल द ब्लैक कैटेचू शोज ब्लैक कलर। ठीक है, तो एलॉय को आप ब्लैक कैटेचू के साथ भी एडल्टेट करके देखेंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, यूवी लाइट में ऑब्जर्व करना पड़ेगा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को। अगर आपका एलॉय ओरिजिनल एलॉय है जो एडल्टेट नहीं हुआ है तो योर अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ एलॉय
under UV light shows deep brown color, while the alcoholic solution of black KTHU, if it is getting adulterated, then it will show the black color. So in this way, these are the three adulterant: metal alloy, macho alloy and black KTHU, which are used to adulterate the original alloy barbadensis. लास्ट आता है इसका मैकेनिज्म एक्शन, जो अपन ने सिन्ना में भी देखे थे, हाउ इट विल एक्ट एज अ परगेटिव. तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो है ये एक्टिव नहीं रहते एज सच, लेकिन ये कंजम्पशन करने के बाद में अनएब्जॉर्ब रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर इट पास टू द कोलॉन. वंस इट रीचेस द कोलॉन और बैक्टीरियल कोलॉन और कोलोनिक बैक्टीरिया लिबरेट दी और कन्वर्ट द एंथ्राक्विनोन इन द एंथ्रॉल फॉर्म. एक बार एंथ्रॉल फॉर्म आपका कोलॉन में तैयार हो जाएगा, ये एंथ्रॉल फॉर्म जो है ये प्रमोट करते हैं सिक्रीशन और इनिबिट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सो दैट द इंटायर सॉल्ट एंड वाटर विल रिमेन देयर इन द कोलॉन. इट कॉजेज द bulkiness or it causes the softening of the ficus, so that it will easily go towards the downward direction. At the same time it also enhances the peristaltis activity, मतलब downward movement of the ficus जो है या waste material है वो आसानी से हो जाएगा. The final effect will be the purgative actions, right? This is all about alloy. For further reading you can refer my book Pharmacognosy of Medicinal Plant. It is available online, or you can contact the SBW publisher. If you like my video, do subscribe my channel and mention it in the comment. If you have any queries, you can mail me at sumitkishanarora@gmail.com. Thank you very much. Happy reading. Enjoy the reading. Thank you all. Thank you.